नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज देखिए है 30 अगस्त और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले मैं आपको सूचना यह दे दूं कि देखिए ऐसा है कि एग्जाम कई सारे आपके हैं और जो आप लोग अभी करंट अफेयर नहीं देख रहे हैं, प्लीज आप लोग देखिए इसे। और इतना बेहतर कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूं, बहुत कम होता है कि इतना डिटेल्स में कोई करंट अफेयर कराता है। इतना बेहतर कंटेंट देने के बावजूद अगर आप इसे नहीं देखते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, बहुत बड़ा लॉस है। आप बहुत बड़ी महंगी महंगी मैगजीन लेंगे, उसके बाद भी स्टैटिक डायनेमिक परसेंट बहुत कम होती है। विजन एक संस्था ऐसी है और कुछ एक संस्थाएं और ऐसी हैं जो बहुत डिटेल्स में चीजों कराती हैं, अदरवाइज कोई कराता रहता है नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चीजों को बेहतर जो कंटेंट आपको मिल रहा है तो उसका उपयोग करना सीखिए आप लोग, है ना। ये ना रहे कि इसको इग्नोर कर दीजिए, बढ़िया तरीके से काम इस पर करिए, है ना। और शेयर कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा अगर आपका टारगेट 2026 का आरओआर का एग्जाम होगा तो उसके लिए हमारा बैच ऑलरेडी रन हो चुका है। आप सीधे हमारे इस बैच से, अभ्युदय बैच के नाम से आप जो चल रहा है प्री प्लस मेंस आरओआर फाउंडेशन कोर्स, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसके लिए दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आइए। कल हमने प्रश्न पूछा था कि बताइए भाई साहब, ब्राइट स्टार अभ्यास को निम्न में से किस प्रकार का अभ्यास कहा जाता है? तो त्रिसेवा बहुपक्षीय अभ्यास कहा जाता है। इसको हमने कल आपको कराया भी था, ब्राइट जो अभ्यास हुआ है, स्टार अभ्यास। ठीक है, आज का पहला हमारा टॉपिक है संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़शील्ड 2025। ये क्या है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़शील्ड 2025 एक वार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसे संयुक्त रूप से इंडोनेशियाई सशस्त्र बलों और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, दूसरा, इसमें अब तक का सबसे विस्तृत अभ्यास है जिसमें लगभग 6500 सैनिक शामिल हो रहे हैं और 4100 इंडोनेशियाई और 1300 जिसमें ये आपके अमेरिकी सैनिक हैं। तो ये एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, गरुड़शील्ड के नाम से इसको जानते हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में अक्सर प्रमुख सैन्य अभ्यासों से संबंधित जो है जानकारियां पूछता है, यानी कि क्वेश्चन पूछता रहता है उस पर। ठीक है, प्रथम बार ये जो आपका स्ट्रिंगर मिसाइल का उपयोग इस वर्ष के अभ्यास में, इसका जो है उपयोग इस बार किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस वर्ष के अभ्यास में पहली बार इंडोनेशिया में लाइव फायर के दौरान FIM-92 स्टिंगर मिसाइल का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके अलावा 100 से अधिक अमेरिकी, इंडोनेशियाई, ऑस्ट्रेलियाई और कनाडाई सैनिकों के द्वारा जो है इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये पूछ सकता है कि इस मिसाइल का उपयोग अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस युद्धाभ्यास में किया गया? आप कहेंगे कि सर ये जो अभ्यास आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़शील्ड है इसी में किया गया है। ठीक है, अमेरिकी और इंडोनेशियाई सेना के द्वारा। याद रहेगा पॉइंट? चलिए, आप जानते होंगे कि अभ्यास जो है एक्चुअली में 2007 में द्विपक्षीय रूप में शुरू हुआ था और 2022 से अपनी सीमा का विस्तार कर यह अधिक राष्ट्रों को शामिल कर जो है सुपर उपाधि जो है प्राप्त कर चुका है। यानी कि अब इसमें सिर्फ द्विपक्षीय अभ्यास नहीं रह गया, बल्कि इसमें कई अन्य देश भी इस अभ्यास में शामिल होते हैं। एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो लगे हाथ क्या कर लीजिए, आप इस पे टिक लगा लीजिए कि भाई साहब अभ्यास इसको आपको पढ़ना है डिटेल्स में। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट? आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए इस प्रश्न कि संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़शील्ड 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास मेजबानी कौन सा देश कर रहा है या करता है? तो भारत, इंडोनेशिया, अमेरिका, जापान। फिलहाल इस बार इंडोनेशिया कर रहा है, आई थिंक यही ना होगा, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए, हॉकी एशिया कप 2025 चर्चाओं में है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ जानकारियां हैं। हॉकी विश्व कप हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया जो कि फुटबॉल के लिए किया जाता है, और बाकी क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप हो गया। ये सब वर्ल्ड कप जो होते हैं, कबड्डी वर्ल्ड कप हो गया आपका, ये सब क्या है? बड़े महत्वपूर्ण वर्ल्ड कप होते हैं जहां पर अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा आप लोगों के। यानी कि आयोजन स्थल एवं तिथि या टूर्नामेंट कब होगा? 12वां पुरुष हॉकी एशिया कप जो 29 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक राजगीर बिहार के, ठीक है, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। ओके, तो प्लीज याद रखिएगा। और कब से कब तक? यानी कि 29 अगस्त टू 7 सितंबर से लेकर मतलब यहां तक, और ये राजगीर बिहार के बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम यानी कि बिहार में। ये हॉकी एशिया कप का क्या है? संस्करण जो है 12वां संस्करण है। अक्सर क्या होता है माफ कीजिएगा, अक्सर क्या होता है कि ये संस्करण जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो संस्करण क्या करना है आपको याद रखना है, यानी कि ये 12वां संस्करण है। इसके अलावा 8 टीम जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है ओवरऑल। पाकिस्तान और ओमान जो की आर्थिक व सुरक्षा
चिंताओं, ठीक है, ओमान की चोटियों की आर्थिक और सुरक्षा चिंताओं के चलते पीछे हट गए हैं और उनकी जगह जो है बांग्लादेश और कजाकिस्तान ने कदम रखा है, यानी कि ये दो हट गए हैं, दो और आगे हैं देश इसमें। नोट, विजेता टीम सीधे जो है 2026 FIH हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेगी, जो नीदरलैंड और बेल्जियम में आयोजित किए जाएंगे। यानी कि 2026 का FIH हॉकी जो विश्व कप होगा वो कहां पर होगा, वो नीदरलैंड और बेल्जियम में आयोजित होगा। और ये फैक्ट आपके लिए क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि FIH हॉकी वर्ल्ड कप फील्ड हॉकी ये क्या है, ये हॉकी का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। कौन, ये आप जो इसको देख रहे हैं, जिसे हर 4 साल में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ आयोजित करता है, यानी कि FIH करता है। भारत ने अब तक एक बार हॉकी विश्व कप, ठीक है, जीता है। कहां पर, 1975 में कोलालमपुर मलेशिया में जो हुआ था उसको जो है इंडिया ने जीता है। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भुवनेश्वर और राउरकेला यानी कि उड़ीसा भारत में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, जिनकी अभी जयंती भी मनाई जा रही है ना। चलिए, अगला विश्व कप जो है पुरुष विश्व कप 2026 नीदरलैंड और बेल्जियम में आयोजित होगा। और ये आपके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। हॉकी एक बहुत अच्छा गेम है, डेफिनेटली आपको खेलना चाहिए। जिस विश्वविद्यालय में मैं था वहां पर मेजर ध्यानचंद हॉकी जो है खेल ग्राउंड था, और हर साल जो है 25 से 31 दिसंबर के मध्य में हमारे विश्वविद्यालय में जो है हॉकी का आयोजन किया था, जिसमें देशों से अलग अलग पूरे देश से जो टीमें आती थी। और मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल ग्राउंड उसका नाम था, और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता था उसमें। मेजर ध्यानचंद जो है उस समय अक्सर आया करते थे। कभी आप अगर हरिद्वार जाइएगा तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, जहां से मेरी पढ़ाई हुई है, वहां जाइएगा, वहां विजिट कीजिएगा उस यूनिवर्सिटी को। स्वामी श्रद्धानंद उसके संस्थापक हैं, आर्य समाज के जो संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य हैं स्वामी श्रद्धानंद। वहां जाइएगा, वहां पर म्यूजियम बहुत अच्छा बना हुआ है, म्यूजियम। और अगर कभी आपको वेद में अगर रिसर्च करनी है, अगर आपको उपनिषदों पर रिसर्च करनी है आपको, तो आप गुरुकुल में जहां पर हमने अपनी स्टडी की है वहां जाइएगा, बहुत चीजें आपको बेहतर मिलेगी। वहां का म्यूजियम घूमिएगा, वहां के और बाकी स्थल देखिएगा, गुरुकुल परंपरा देखिएगा, बहुत मनोरम स्थल है। दिल आपका गार्डन गार्डन हो जाएगा उस मेरी यूनिवर्सिटी में जाकर के, बहुत ज्यादा प्रसन्नता आपको होने वाली है। वहां की सड़कें, वहां की चीजें, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। अगर आपको साइंस में भी अगर कोई डिग्री हासिल करनी है, माइक्रोबायोलॉजी से करनी है, बैट टेक्नोलॉजी भी, फार्मा, बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है और बहुत टॉप क्लास के आपके प्रोफेसर हैं वहां पे, जो कि आपको साइंस की फील्ड में बहुत बेहतर आपको चीजें कराएंगे। और प्रैक्टिकल लैब वगैरह बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब है, देखिएगा वहीं पर। हमारे यहाँ का जहां से मैंने MSc वहीं से की है, तो टॉप सेकंड टॉप थर्ड में जो है हमारा डिपार्टमेंट आता था। और बैट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है MSc अगर आप करेंगे और MSc मैक्रो करेंगे तो वो टॉप यूनिवर्सिटीज है हमारे वहां पर, मतलब टॉप डिपार्टमेंट है। डीके महेश्वरी, प्रोफेसर डीके महेश्वरी एंड जो है आरसी दुबे एंड डीके महेश्वरी जो है, शायद संभवतः अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी से पढ़ा होगा तो इनकी किताबें आती हैं। बैट टेक्नोलॉजी की सबसे पहली बुक पब्लिश करने वाले आरसी दुबे महेश्वरी सर हमारे यहीं के डिपार्टमेंट के वहीं के हैं। तो अच्छा विश्वविद्यालय है। तो जब आप जाते हैं तो वहां पर कई चीजें आपको सामने नजर आती है। खैर, इसी से रिलेटेड वो बात थी तो मैंने आपको बता दिया। एनीवेज, अब आप बताइए, हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो सिंपल सी बात है भैया, ये कहां पर किया जा रहा है? राजगीर, बिहार राजगीर में किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए, ठीक है। आयुर्वेद दिवस भाई साहब, ये अभी चर्चाओं में है। आप जानते होंगे कि महर्षि धन्वंतरी का नाम आपने सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा। उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में जो है हर साल जो है क्या किया जाता था? आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था। वर्ष 2016 में आयुर्वेद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन चूंकि क्या होता था कि हर साल, चूंकि ग्लोबली इसको हम नहीं कर पाए थे सही से, क्योंकि क्या होता था, धनतेरस का हर साल जो है डेट चेंज होती रहती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं थीम को रखना और बाकी चीजों को रखना थोड़ा सा टफ पड़ जा रहा था। इसीलिए सरकार ने क्या किया, इस डेट को चेंज कर दिया और 23 सितंबर इसकी डेट क्या की, निर्धारित कर दी, जिस दिन दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये आयुर्वेद के दृष्टिकोण से क्या होता है, सबसे बेहतर दिन माना जाता है अपने आप में, है ना। तो ये बातें यहां पर की गई हैं, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आयुर्वेद दिवस की तिथि को अस्थायी रूप से निर्धारित कर दिया। यानी हर साल बदलती रहती थी तो दिक्कत होती थी। अब 23 सितंबर हर वर्ष मनाया जाएगा, ये है ना। यानी कि मार्च 2025 में जारी राजपत्र यानी कि गजट के अनुसार अब हर वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले यह दिवस
धन्वंतरी जयंती, ठीक है, यानी कि धनतेरस को मनाया जाता था। 2025 का विषय क्या है? लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। बहुत अच्छी थीम है, क्या? लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, यानी कि सिंपल, सिर्फ जो है किसी खास पीपल्स के लिए नहीं, लोग के लिए नहीं, आप ये तो पूरे ग्रह के लिए, यानी कि इस पूरे अर्थ सरफेस पे जो भी लोग होते हैं उन सभी के लिए आयुर्वेद क्या है? अपने आप में रामबाण है। उन सभी के लिए आयुर्वेद जो है जरूरी होना चाहिए। इस थीम का मतलब यही है। और आयुर्वेद, अगर पूरे मेडिकल साइंस में अगर हम कोई सस्टेन अगर मेडिसिन की अगर बात करेंगे तो वो आयुर्वेद ही अपने आप में, यानी कि सस्टेन मेडिकल अगर कोई है तो आयुर्वेद है। आयुर्वेद से क्या होता है? जैसे आप नॉर्मल अगर आप जो है एलोपैथ की मेडिसिन लेते हैं तो कोई डिजीज अगर आपको होती है और अगर आप उस एलोपैथिक मेडिसिन को लेते हैं तो उस ए नाम के डिजीज को सही होने के बाद उसके डिजीज के दोबारा से होने की, यानी कि पुनरावृत्ति होने के चांस रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं और किसी ए नाम के डिजीज के लिए, तो अगर वो ए नाम की डिजीज आयुर्वेदिक मेडिसिन से सही हो जाती है तो पुनः से वो ए नाम की डिजीज आपको नहीं होगी। ये आयुर्वेद की क्या है? खास बात है। यानी कि आयुर्वेद आपके शरीर से उस रोग को पूर्णतः जीवन पर्यंत के लिए क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। दोबारा से उसके होने के चांस नगण्य हो जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। इंग्लिश में इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, अभी लास्ट क्लास में भी कहा था, लेकिन आप लोग चाहिए तो सर्च कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आयुर्वेद को फॉलो कीजिएगा और आने वाले टाइम में बीएमएस का एक बड़ा बोलबाला होगा, ठीक है, बोलबाला होगा। 9वां आयुर्वेद दिवस 2024 देश की स्वास्थ्य सेवा यात्रा में एक बड़ा पड़ाव रहा, जब पीएम मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के दूसरे चरण का उद्घाटन भी किया था। और इस अवसर पर आयुर्वेद में 4 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना भी की गई और इसके अलावा लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य संबंधी कई पहलों की शुरुआत भी की गई थी, ठीक है। अगर आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, आपके घर में कोई तैयारी कर रहा होगा, आप कह दीजिए कि भैया अगर बीएमएस में नाम आ रहा है चुपचाप ले लें, ज्यादा दिमाग मत लगाएं, ठीक है। इसके साथ ही देश का प्रकृति परीक्षण अभियान भी प्रारंभ हुआ था अपने आप में। अब बात करें 23 सितंबर क्यों खास, एक तो मैंने बता दिया कि 23 सितंबर को शरद विषुव के नाम से भी जानते हैं। भूगोल में आप इस जो है डेट को पढ़ते होंगे, है ना। शरद विषुव जो है आपका बसंत वाला और कई सारी चीजें इसमें होती हैं ना। चलिए, विषुव वह खगोलीय घटना है जब सूर्य भौमिक विषुवत रेखा इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। इस दिन और रात लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का क्या? रात। यानी कि ये जो दिन होता है आयुर्वेद के दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरा बैलेंसिंग डे टाइप में है, यानी कि सब कुछ बहुत बेहतर है। 12 घंटे सोने के, मतलब 12 घंटे के रात के हो गए, 12 घंटे दिन के हो गए, आपके काम आदि के हो गए। तो ये जो बैलेंस जो दिखा रहा है ये अपने आप में, ये आयुर्वेद के दृष्टिकोण से क्या बेहतर है। इसी चीज के लिए जो है सरकार ने 23 सितंबर की डेट को चूज किया। इसके बाद, ठीक है, उत्तर गोलार्ध में रातें दिन से लंबी होने लगती हैं, यानी कि शीत ऋतु की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, और दक्षिण गोलार्ध में दिन लंबे होने लगते हैं। ये आप पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए प्रश्न, आयुर्वेद दिवस एवं 30 सितंबर की खगोलीय विशेषता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो भारत सरकार ने मार्च 2025 की अधिसूचना के अनुसार हर वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया। बिल्कुल सही बात है। इससे पहले आयुर्वेद दिवस धनतेरस यानी कि धन्वंतरी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। महर्षि धन्वंतरी जो है, इनका नाम भी क्या करिएगा आप? ध्यान रखिएगा। सुश्रुत हो गए, धन्वंतरी हो गए, अपने आप में चरक हो गए, ये सब बहुत महान संत हमारे रहे। आज की जो मेडिकल साइंस आप देखें ना, इससे कहीं गुना ज्यादा मेडिकल साइंस हमारे यहाँ की क्या थी? एडवांस थी। चरक संहिता वगैरह पे जो है पूरी रिसर्च, बहुत बड़ी रिसर्च है। इनफैक्ट पूरी वेद पे, हमारा वेद पूरा का पूरा क्या है कहते हैं, एक मेडिकल रिसर्च है अपने आप में। उस पर जर्मनी आदि वाले, जापान लोग खूब उस पर रिसर्च करते हैं, हम लोग तो गोलगप्पे से बैठे रह जाते हैं, क्या कीजिएगा, ठीक है। एनीवेज, 23 सितंबर को शरद विषुव होता है जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है आपकी चीजें? तीनों कथन मुझे सही लग रहे हैं, यानी कि आपका 1, 2 और 3 यानी कि ए होना चाहिए सही। जहां तक बिल्कुल सही बात है, तीनों कथन सही है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चलिए, महात्मा अयंकाली, ये अभी हाल ही में इनका जो है इनकी जयंती मनाई गई है और पीएम मोदी ने जो है ट्वीट करके उनको जो है इनके बारे में कुछ बातें कही हैं, यानी कि महात्मा। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, इन्होंने दलितों के लिए खास काम किया था और दलितों के उत्थान के लिए, उनके विद्यालय के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और उनके सामाजिक उत्थान के लिए
काफी ज्यादा जोर इन्होंने दिया था। यानी कि महात्मा अयंकाली का जन्म केरल के त्रावणकोर यानी कि वर्तमान तिरुवनंतपुरम में हुआ था। वो एक प्रमुख समाज सुधारक थे जिन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों, सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस, समानता यानी कि इक्वलिटी, एजुकेशन के लिए जीवन भर उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। भारतीय समाज में भारतीय समाज में उनके योगदान को आज भी सम्मान और प्रेरणा के जो है उससे याद किया जाता है। जीवन परिचय की बात करते हैं हम लोग तो इनका जन्म होता है 28 अगस्त 1863 जो कि मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। और मृत्यु हो जाती है 18 जून 1941। तो 28 अगस्त को इनकी जयंती मनाई गई। जाति जो इनकी थी पुलाया थी, पुलाया जाति जो कि एक दलित समुदाय से आती है और उस समय अत्यंत पिछड़ा और सामाजिक भेदभाव से पीड़ित वर्ग था। कौन? ये जो आपका पुलाया जनजाति है। दलितों के साथ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो दिक्कतें हुई हैं, नो डाउट। आज भी कई बार लोग जनरल कैटेगरी और दलित में जो है एक बार स्टेटस को लेकर कई बार लोग लड़ने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर दलितों के साथ में और जो है नाइंसाफी हुई है, नो डाउट, लेकिन इसके पीछे आप किसी को खास किसी व्यक्ति को आप दोषारोपण नहीं दे सकते। इसके कई सारे राजनीतिक और धार्मिक कारक रहे हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी हमें दलितों का सम्मान करना चाहिए। जो भी हमारे एससी भाई होते हैं, एसटी भाई होते हैं, निश्चित तौर पर वो हमारे लिए एक पूंजी है अपने आप पे, और देश के उत्थान में सभी का जो है क्या रहता है, एक योगदान रहता है। इसलिए सभी का सम्मान है ना, सब मिलकर चले हैं। संगच्छम समवधत्वम संगो मनास जानतम देवम भागा यथा पूर्वे संग जना नाम उपासते, है ना, वेद हमारा कहता है सब लोग साथ मिलकर चले। हे नाथ सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान के भंडारी, है ना। चलिए एक लाइन और कही जाती कि प्रेम से क्या है लाइन, देखो ध्यान नहीं आ रही है। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानो। हाँ, प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी तुम जानी बनो, ठीक है, ऐसे एक लाइन बड़ी अच्छी है। और ना देखो एक बहुत अच्छी लाइन है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका आप जो है एस्से में अपने प्रयोग कर सकते थे। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो और पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, ऐसा लाइन है। ऐसा करके एक दो तीन लाइन इसमें और है कि हमें चीजों को अपने पूर्वजों के भांति चलना चाहिए ना, उनके संस्कारों को लेकर चलना चाहिए, ऐसा कुछ लाइन है। एनीवेज, उपाधि इनको भारत का लिंकन कहा गया, ये एक बड़ी बात है ना, क्योंकि इन्होंने अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी और जातिगत भेदभाव के खिलाफ क्या किया, संघर्ष किया। तो ये एक अच्छी बात है। और अस्पृश्यता जिसको हम अनटचेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, हमारे संविधान में इसको लेकर के प्रावधान किया गया है। कौन सा आर्टिकल है इसके अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 17, यानी कि अस्पृश्यता का अंत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में किया गया है, ठीक है। आर्टिकल किसमें? 17 में, याद रहेगा, अक्सर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता रहा है आपके, ठीक है। चलिए योगदान एवं आंदोलन, तो 1904 में अयंकाली ने सदलनद स्कूल आंदोलन चलाया। दलित बच्चों को स्कूल में प्रवेश न मिलने पर इन्होंने बैलगाड़ी में बिठा करके एक बच्चे को स्कूल भेजा था कि भैया जाओ तुम करो स्कूल। विरोधियों ने स्कूल जला दिया, लेकिन इस घटना ने पूरे आंदोलन को गति दी कि भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा, सामाजिक समानता के लिए भी उन्होंने आंदोलन किया। दलितों को सड़क पर चलने तक की मनाही थी। अयंकाली ने वेलनाद जो है यात्रा होना चाहिए ना, यात्रा नामक जो है जुलूस निकाला और यह परंपरा तोड़ दिया अपने आप में। तो इन्होंने ओवरऑल अगर देखा जाए तो दलित समुदाय के लिए एक लंबा संघर्ष किया और इसीलिए उन्हें भारत का लिंकन कहा गया, क्योंकि उन्होंने अस्पृश्यता के अंत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन किया। हालांकि 1947 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया तो वहां पर आर्टिकल 17 को इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें सबसे प्रमुख जो है भागीदारों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है ना। चलिए, इसके अलावा मंदिर प्रवेश और सार्वजनिक स्थानों पर समान अधिकारों के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। और अगर बात हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की करते हैं तो 1910 में इन्हें त्रावणकोर विधान परिषद में नामांकित किया गया। यह भी बड़ी बात है अपने आप में। इस मंच से इन्होंने दलितों की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अधिकार के लिए काम किया, मांग उठाई। संगठन निर्माण की अगर बात करते हैं तो 1907 में अयंकाली ने सदुजन परिपालन संघम, ठीक है, की स्थापना की, जिसने दलितों को संगठित किया, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया था 1907 में। इस संगठन का नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सम्मान एवं मान्यता, तो केंद्र सरकार ने इनके नाम पर अयंकाली पुरस्कार भी शुरू किया है और 2002 में भारत सरकार ने इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। इन्हें दलित उत्थान और समानता की लड़ाई का अग्रदूत माना जाता है। देखो इतनी डिटेल जो है इनके बारे में हमने आपको बता दी। और हो सकता है कभी आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स पूछ लिया आपके एग्जाम में, तो अगर शॉर्ट नोट्स पूछ लेगा तो आप क्या करिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए,
महात्मा अंकाली को किस उपाधि से जाना जाता है? अभी हमने आपको बताया था, भारत का गांधी, भारत का लिंकन, भारत का लूथर किंग या भारत का अंबेडकर। जरा बताइएगा मुझे किस नाम से जानते हैं? तो इनको जानते हैं भारत का लिंकन के नाम से, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अच्छा, भारत का लूथर किंग किसको कहते हैं? जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन है भारत के जो है लूथर किंग। अच्छा, एक चीज और आ गया आपके, अभी आर्टिकल 17 पढ़ेंगे ना आप, तो एक काम कीजिएगा कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 ये आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक जो है आप क्या करिएगा, डिटेल्स में चीजों को रख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसको आज क्लास वाइंड अप होने के बाद कर लीजिएगा। यहां से खूब प्रश्न पूछते हैं, खासकर आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, फिर आर्टिकल 22, 23, 24, आर्टिकल जो है 29, 30, 31 और 32। ठीक है, ये खूब पूछता है एग्जाम में। चलिए, ये भी हो गया ना, ठीक है। बाकी पीसेस का एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, अगर आप पीसेस तैयारी को करनी है तो आप जो है हमारे यहां से पीसेस का बैच ले सकते हैं। और यहां पर जो है आपको पीसेस का प्री प्लस मेंस और आपके नोट्स सारे बाइलिंगुअल फॉर्म में, इसके अलावा जो है इसमें आपको एसे, आपका राइटिंग लेटर और बाकी बहुत सारी चीजें जो है इसमें रहेंगी, हिंदी आदि सब कुछ रहेगा, इसमें सारा कुछ मेंशन रहेगा। तो आप चाहें तो इसको आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, अच्छा इसके लिए आप दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, हमसे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक, पीसेस लिख करके, पीसेस 2026 लिख करके आप यहां पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। चलिए, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 29 अगस्त को कैबिनेट बैठक के बाद घोषणा की है कि राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मजेदार बात यह है कि आज मैंने इसमें स्टेट नहीं लिखा है। जरा मुझे बताओ आप लोग कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कहां यह योजना शुरू की गई है? बताओ, यह मजेदार बात है कि मैंने स्टेट नाम नहीं लिखा इसमें। जरा बताओ कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहां के हैं जो है मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए, इस योजना का नाम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का रखा गया है और इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर होगी। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, आइए अभी आगे इसको देख लेते हैं। यानी कि पहले चरण में उन परिवार की महिलाएं शामिल होंगे जिनकी सालाना आय क्या है, 1 लाख रुपए से कम है। ठीक है, बाद में धीरे धीरे अन्य परिवारों की महिलाओं को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनकी उम्र 23 साल या उससे अधिक है, उन महिलाओं को मिलेगा इसका लाभ। इनमें विवाहित और अविवाहित दोनों शामिल होंगी, लेकिन शर्त यह है कि महिला पिछले 15 साल से हरियाणा की अस्थायी निवासी हो। यानी कि ये योजना कहां की है? ये योजना है भैया आपकी जो है कहां की? ये योजना है आपकी दीन जो है हरियाणा की है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए, अगर एक परिवार में 3 महिलाएं पात्र हैं तो तीनों को यह लाभ मिलेगा। यह बड़ी बात है अपने आप में। अक्सर जब कोई योजना लॉन्च होती तो क्या होता है कि परिवार के किसी एक सदस्य को ही उसका फायदा मिलता है, लेकिन अगर परिवार में 3 महिलाएं हैं तो भी जो है क्या होगा, उनको फायदा जो है मिलेगा, यानी कि 1 से अधिक महिलाओं को भी इसका फायदा मिलना तय है। तो 21 × 3 कर लीजिए, उतना पैसा आएगा उस जो है घर में। बहुत बड़ी बात है। लेकिन यदि किसी महिला को पहले से किसी अन्य सरकारी योजना के तहत 2100 रुपए से ज्यादा की राशि मिल रही है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह भी एक जो है इसमें कंडीशन लगा दी गई है। ठीक है, इसके अलावा स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर पीड़ित महिलाओं और 54 दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को अगर पहले से पेंशन मिल रही है तो उन्हें इस योजना का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। यह भी एक बड़ी बात है, यानी कि 2100 रुपए जो मदद दी जाएगी, निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है कदम सरकार ने इसके लिए उठाया हुआ है वहां पे। ठीक है, चलिए, हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? अभी हमने आपको बताया है 1500, 2000, 2100 या 2500। सिंपल सी बात है, दिया जाएगा 2100 रुपया। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ये योजना ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये, बिल्कुल जो है इसको आप इसके मत कीजिएगा। हरियाणा सरकार का एक पहल है जिसने महिलाओं को थोड़ा सा आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया है। चलिए, 2100 रुपए भी किसी महिला के लिए खूब कम नहीं होते हैं अपने आप पर देखा जाए अगर तो। जहां पर लोग 500 रुपए भी नहीं मिलता वहां पर 2100 रुपए मिल गए, 2000 ही मान लेते हैं तो 2000 के कम से कम उनके जो बेसिक जो अपने पर्सनल जो खर्चे होते हैं वो तो निकल ही जाएंगे आराम से, है ना। उसके लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा उनको। चलिए,
हालांकि इसके साथ में उनको सशक्त करने के लिए भी कई योजनाएं चलाई और जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, अब ये चर्चाओं में पिछले 11 वर्षों में प्रमुख वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 56 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल जमा राशि 2.68 लाख करोड़ रुपए है अपने यहां पे जनधन खातों में। जनधन खाते के 67% से अधिक खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं और 56% जनधन खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं। यह बड़ी बात है अपने आप पे। 56% जो है फीमेल्स के खाते हैं भाई साहब, पैसा तो रहता है महिलाओं के पास। और अक्सर आपने देखा होगा घर में जब कोई विपदा आती है ना, आप नोटिस कीजिएगा, मां की ही पोटली खुलती है, बहन की पोटली खुलेगी, पत्नी की पोटली खुलेगी, पुरुष तो खा पी के उड़ा देता है, महिलाएं हमेशा सेव करके चलती हैं। और एक सबसे बड़ा मैं आपको एक घटना बताऊं, मैं आपको घटना क्या एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं, और फैक्ट ये है कि कभी आप नोटिस कीजिएगा कि भारत में आर्थिक मंदी नहीं आती, बेसिकली नहीं आती है। इनके पीछे प्रमुख कारणों में ये एक सबसे बड़ा कारण भी है, पैसा हमारे पास कंजर्व रहता है, आरबीआई हमारे घर में रहता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, महिलाएं आपका हर कदम पे साथ देती हैं, चाहे मानसिक तौर पर हो और चाहे वो आपका आर्थिक तौर पर हो। संबल जो बंधाती है महिलाएं बंधाती हैं। जब आप दुखी होते हो तो कंधा किसी मां का होता है, किसी बहन का होता है, किसी पत्नी का होता है, किसी बेटी का होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अक्सर महिलाएं, अक्सर क्या मोस्टली महिलाएं ही संबल बांधती हैं एक पुरुष को, इसलिए पुरुष को हर स्त्री का सम्मान बहुत बेहतर रूप से करना चाहिए। और कहा भी गया कि यत्र नारस्थ पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में नारी की पूजा होती है वो घर घर होता है और उस घर में देवता निवास करते हैं। इसलिए कन्याओं को देवी मां का स्वरूप मानकर कन्या की पूजन भी की जाती है नवरात्र आदि में, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते में कुल जमा राशि जो है आपका देख पा रहे हो, ये अमाउंट यहां पर दिया गया है, इतना करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि खातों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है और कुल जमा राशि में लगभग 12 गुना वृद्धि हुई है। तो ये जनधन खाते के बारे में उपलब्धियां सरकार बता रही है कि भैया इतना जो है फायदा यहां पर हुआ है। अब आप बताइए, पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कितने से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं? तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये यार क्वेश्चन मुझे सही नहीं लग रहा भाई। अच्छा, ठीक है, 56 करोड़ से अधिक खोले गए हैं। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, है ना, सी इज द राइट आंसर। चलिए, मेजर ध्यानचंद की जयंती अभी ये भी चर्चाओं में रही है, आप जानते होंगे, और 29 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है, आप जानते होंगे। पूरा नाम इनका ध्यान सिंह था। ठीक है, जन्म 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद प्रयागराज में। पिता सूबेदार रामेश्वर सिंह थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे ये। उपनाम इनका हॉकी का जादूगर था। ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक कहे जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के 3 ओलंपिक खेलों में भारत को लगातार स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अपने आप में। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, है ना। उनकी स्टिक पर गेंद को देखकर लोग कहते थे कि मानो गेंद उनकी स्टिक से चिपक गई हो। इतना, मतलब जैसे अगर ये हॉकी है आपकी, फॉर एग्जांपल ये हॉकी है, ठीक है, ये क्या है, हॉकी है आपकी, ये हॉकी है आपकी। अब इस हॉकी में क्या होता था, अगर बॉल आ गई, मतलब वो आ गई अगर, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि वो फिर इससे दूर नहीं आती थी। अगर उन्होंने पकड़ लिया हाथ से तो बस जहां चाहेंगे वो वहीं लेके जाते थे फटाफट। इतनी खतरनाक थी। हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, और जादूगर की संख्या कोई ऐसी नहीं रहता कि अगर उनके पाले में आ गया तो बस छूटेगी नहीं उससे भैया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, है ना। चलिए, इसके अलावा 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता और ध्यानचंद सर्वाधिक 14 गोल जो कर है शीर्ष स्कोर पर रहे थे, शीर्ष स्कोर। ठीक है, 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया, जिसमें ध्यानचंद ने 8 गोल किए थे। 1936 बर्लिन ओलंपिक में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया, जिसमें ध्यानचंद ने 3 गोल किए। तो ये उनकी उपलब्धियों के बारे में दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए आप कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर भी उनके खेल से प्रभावित हुए थे और उन्हें जर्मनी की सेना में उच्च पद पर देने का प्रस्ताव किया था, जिसे ध्यानचंद ने ठुकरा दिया। अगर कोई आम इंसान होता तो कहता ठीक है अपन तो जाएंगे जर्मनी में, लेकिन नहीं है। हिटलर का नाम तो आप जानते होंगे, जर्मनी का हिटलर था। उन्होंने कहा था आप जाओ हमारे यहाँ पे, लेकिन नहीं, ध्यानचंद ने ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि क्या कहा गया कि देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। क्या? देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, और ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, है ना।
तो उन्होंने भारतीय सेना में मेजर के पद तक की सेवा की, मेजर का पद उनको दिया गया था। पुरस्कार और सम्मान की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये हेडिंग है, ठीक है, तो 1956 में पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। उनके जन्मदिवस 29 अगस्त को हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है अपने आप में, जानते होंगे आप। 2021 से भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया था, आप जानते होंगे। और ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, हो सकता है दोबारा फिर से पूछ ले आपसे, ठीक है। तो ये एक सबसे प्रमुख जो है, एक बड़ा जो है अपने आप में क्या है, पुरस्कार है, खेल से संबंधित है। अब आप बताइए, कथन ए है कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, कारण उन्होंने 1928, 1932, 1936 मतलब 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत को लगातार स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो बिल्कुल सही बात है, ए वाला कथन हो जाएगा आपका सही, बिल्कुल सही बात है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इतने सारे जो है काम इनके थे, इसलिए इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब आप बताइए, आपके सामने प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 23 मार्च। अक्सर जो है इन डेटों में क्या होता है, वो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया है। अब आप बताइए कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि इतना आसान उत्तर तो आप मुझे जरूर देंगे, ठीक है। बाकी आरओ मेंस का बैच चल रहा है, आप चाहें तो आरओ को मेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बॉर्डर लाइन पे होंगे तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स जानकारी के लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो यहां पे लिखा हुआ है 866044092001 या फिर 9506742546 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आरओ मेंस लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। डिटेल्स जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, अब आपके लिए मेंस का एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग प्रैक्टिस क्या करिए, घर में एक कॉपी बना लीजिए, 2 कॉपी, एक टास्क वाली और की वाली। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता उपयोग रोजगार परिदृश्य को गहराई से प्रभावित कर रहा है। इस कथन की विवेचना कीजिए। 250 शब्दों में आपको इसको लिखना है। और अगर आप यूपीएससी के लिए लिख दीजिए, यूपीएससी के स्टूडेंट 250 शब्दों में, यूपीएससी और पीसीएस के अगर आप हैं तो आप लिख दीजिए इसको 200 शब्दों में, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा क्वेश्चन। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।